बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी। और टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि ये कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस में किस तरह से बॉन्डिंग होती है। उसके अलावा और भी जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2pz एम्प्टी होता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी उसकी वैलेंसी होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, यानी इसको डाइवेलेंट होना चाहिए। लेकिन हम कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं उसमें कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी ये टेट्रावेलेंट है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सपोज़ करते हैं कि कार्बन के 2s में से 2 में से यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इसलिए क्योंकि ये अब हाई एनर्जी पर चला गया है। पहले ये लो एनर्जी पर था, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चूँकि इसने एनर्जी 2s के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2pz में प्रमोट होकर चला गया है, तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसको हम देखें तो इसमें 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर ये इसी हालत में बॉन्डिंग करेगा तो इसके बनने वाले चारों बॉन्ड्स, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। उसके साथ साथ ये अनस्टेबल भी होगा क्योंकि ये हाई एनर्जी पर होगा। लेकिन हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली भी और वैसे भी कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें वो टेट्रावेलेंट होता है वो स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन के जो के चारों बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है। इस स्टेप पर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी क्या है, इंटरमिक्सिंग, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब ये जो इंटरमिक्सिंग है, अब ये 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, यानी या तो s का 1 इलेक्ट्रॉन और p के तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरमिक्स हों, इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 1 s का और 2 p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो ये कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर 1 s का और 1 p का ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं तो इसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन 4 दूसरे एटम्स के साथ अटैच होता है या कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है उनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में या वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये कि कैसे करेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals of carbon to give 4 new hybrid orbitals is called as sp3 hybridization। अब इसमें एनर्जी क्या होगी और शेप क्या होगी? शेप इसमें होगी टेट्राहेड्रल, और इसके जो तमाम नए बनने वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो डीजनरेट होंगे, यानी उनकी सेम एनर्जी होगी। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 109.5, और ये जो ज्योमेट्री होगी ये होगी टेट्राहेड्रल। चूँकि इसके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये चारों जो हैं ये आपस में शेप जो बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। इसको आप यूँ समझ लें, हमने कहा कि S में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया था एम्प्टी 2p(z) में। जिस तरह अगर दो बच्चे आपस में, दो स्टूडेंट्स आपस में लड़ पड़ें, आपस में बहस करें, उसके बाद वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं, यानी इसका मतलब है कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए, हाई एनर्जी पर आ गए। अब क्या होता है? दोनों आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हैं, एक दूसरे के बाल खींचते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो दोनों बैठे हाँफ रहे होते हैं, इसलिए कि अब वो लो एनर्जी पर आ गए। अब दोनों की एनर्जी भी सेम, ठीक है। इसी तरह कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पहले उनकी एनर्जी लो थी, यानी वो ग्राउंड स्टेट में थे, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में आए। एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल होते हैं, जिस तरह गुस्से में कोई भी इंसान अनस्टेबल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद वो इंटरमिक्स होते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, और उसके बाद उनकी एनर्जी सेम हो जाती है और उनकी शेप भी सेम हो जाती है। जिस तरह हमने देखा, हमने एग्जांपल दी कि जो दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, उसके बाद लड़ने के बाद वो दोनों सेम एनर्जी पर आ जाते हैं, यानी नॉर्मल हालत पर आ जाते हैं, लो एनर्जी पर आ जाते हैं, स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। अब कार्बन के ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, अब ये 4 दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, मीथेन में कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और चूँकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड 109.5 के एंगल पर था और शेप इसकी टेट्राहेड्रल थी, इसी तरह मीथेन के मॉलिक्यूल की में भी जो कार्बन 2 हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसी तरह अगर हम बात करें ईथेन की, ईथेन में भी चूँकि कार्बन 4 दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन और 3 दूसरे हाइड्रोजन, प्लस इसमें कार्बन के तमाम जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर हमें पता चलाना हो कि कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम ये देखते हैं कि कार्बन कितने दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है या वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है। अगर तो कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड बना रहा हो तो इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें होंगे कार्बन के, यानी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। या कार्बन तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड बनाए तो हम कहते हैं कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी या तो वो 4 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो या तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इसमें चूँकि 2 कार्बन हैं, ईथेन में दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, और कौन सी ओवरलैपिंग होगी? sp3s ओवरलैपिंग, यानी कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। और जो चौथा बॉन्ड बनाएगा कार्बन, वो दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा और इसको हम कहेंगे sp3 ओवरलैप, यानी
दोनों कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हमने कहा कार्बन 2s से एक्साइट होके यानी प्रोमोट होके चला जाता है एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यानी इस स्टेज पर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि कार्बन में s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। ये आपको पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसका जवाब ये है कि एक्साइटेशन से पहले कार्बन को 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए। 2 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक px में, 2px में और एक 2py में। अब एक्साइटेशन के बाद ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 2 बॉन्ड बनाने के लिए कम एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी एक्साइटेशन से पहले उसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और एक्साइटेशन के बाद चूँकि अब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। अब ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है यानी जो ज़्यादा एनर्जी है वो दूसरे कार्बन एटम्स को एक्साइट करने के लिए या इसी कार्बन के एटम को एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल होगी। इसीलिए जो टेट्रावेलेंट कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, वो लो एनर्जी पर होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा लो एनर्जी पर होगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इसीलिए टेट्रावेलेंट कार्बन एटम डाइवेलेंट कार्बन एटम की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होती है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद आज 1 जुलाई 12 से 4 बजे के दौरान आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस लेक्चर से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो वो आप कर सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।